प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने 10वें पाठ का शब्दार्थ करेंगे। इस पाठ में कोई भी मुहावरा नहीं आया, तो शब्दार्थ और मुहावरों की जगह हम केवल शब्दार्थ आज लिखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ। उसके बाद हम मौखिक प्रश्नों की चर्चा के द्वारा मौखिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और हम लिखेंगे शब्दार्थ। हमारा पहला शब्दार्थ है बदली। तो बदली होता है बादल का छोटा टुकड़ा, या इसको बदरिया भी कहते हैं। आपने बादल देखा होगा, अगर उसी का कोई हिस्सा छोटा सा टुकड़ा अलग हो जाए और उसे हम बदरिया या बदली कहते हैं। तो ये केवल आकार से ही का ही अंतर होता है इसमें, बाकी सब चीज बादल जैसा ही है। तो बदली इसे कहते हैं। बदली का अर्थ है बदरिया। हमने पाठ में भी देखा था कि बदली का भी काम वर्षा करना ही था। जैसे जो काले बादल आए थे उन्होंने भी वर्षा की, बदली ने भी वर्षा की। तो बदली और बादल एक ही हैं, लेकिन जो बदली है वो आकार में छोटी होती है, इसलिए शायद सुंदर लगती है, और वह बाकी सब चीज़ में समानता बादल की तरह है। उसका कार्य भी वर्षा करना है। और एक आपने नया शब्द जाना, बदरिया भी इसे कहा जाता है। तो बदली को बदरिया भी कहा जाता है। दर्पण, दर्पण के बाद आईना, फिर आया। तो दर्पण का अर्थ है आईना, जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। पाठ के अनुसार इसका अर्थ बताते हैं। जैसे कि बदली को अपना चेहरा देखना था, तो चेहरा तो इतना बड़ा दर्पण लाए कहाँ से? तो बदली ने तालाब या नदी के जल में दर्पण की तरह उसका प्रयोग करना चाहा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम पानी में भी दर्पण की तरह चेहरा देखा जा सकता है। अगर पानी साफ हो, सिर हो, हिल ना रहा हो, तो उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो पाठ के अनुसार जो बदली थी उसने तालाब के पानी या नदी के पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश की थी। इसे दर्पण को आईना भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है दर्पण का आईना। दूसरा है रूप। रूप का अर्थ है सुंदरता। रूप का अर्थ है सुंदरता। तो अपना रूप निहारने गई थी, जैसा कि पाठ में हमें बार बार ये शब्द लिखा गया है कि बदली अपना रूप निहारने गई थी। तो रूप मतलब अपनी सुंदरता, निहारना मतलब देखना। तो याद रखिएगा, रूप का मतलब होता है सुंदरता या सौंदर्य, और निहारना मतलब देखना। हमारा अगला शब्द भी यही है शब्दार्थ में। निहारना मतलब प्रशंसा की दृष्टि से देखना। जैसे बच्चे या बड़े भी अपने आईने में, दर्पण में अपना चेहरा निहारते हैं, देखते हैं और खुश होते हैं। तो निहारना का अर्थ है प्रशंसा की दृष्टि से देखना। तो इसमें प्रशंसा की दृष्टि क्या कहलाती है कि खुशी से देखना, अपने चेहरे को देखकर खुश होना, ये निहारना कहलाता है। तो ये चौथा शब्द है हमारा निहारना। प्रशंसा करना।
प्रशंसा की दृष्टि से, की दृष्टि से देखना। पांचवा शब्दार्थ है हमारा मुख। मुख का अर्थ है मुंह। तो मुख का अर्थ है मुंह, क्या चेहरा। हम चेहरे में अपना मुख देखते हैं या मुंह देखते हैं। तो हम दर्पण में अपना मुख या मुंह देखते हैं। धुंधला, अस्पष्ट, जो साफ ना दिखे। आपने देखा होगा जैसे कि अगर आप पानी को दर्पण की तरह से प्रयोग कर रहे हैं और पानी हिल जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। तो धुंधला का अर्थ है अस्पष्ट, जो चीज़ साफ ना दिखे। जैसे सर्दियों में आपने देखी होगी, तो सर्दियों में धुंध पड़ती है, कुहासा पड़ता है, तो हमें साफ नहीं दिखता है, अस्पष्ट दिखता है, कुछ दूर के बाद दिखना भी बंद हो जाता है। तो धुंधला उसे ही कहते हैं, धुंध से ही शब्द बना है धुंधला, जब हमें साफ न दिखे। तो सर्दियों में आपने अनुभव किया होगा, सड़क पे कुछ दूर के बाद हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि धुंध के कारण। धुंध से धुंधला शब्द बना है, अस्पष्ट या साफ न दिखे। तो ये हमारा छठा शब्द है धुंधला, अस्पष्ट, जो साफ ना दिखे, जो साफ ना दिखे। मटमैला, सातवां शब्द है हमारा मटमैला। मट मैला अर्थ है मिट्टी के रंग का। मिट्टी के रंग का। मिट्टी के रंग का, स्पष्ट, या फिर हम कहेंगे मिट्टी के रंग का। तो जैसे कि वर्षा के बाद आपने देखा होगा पानी, जैसे कि बताया, नदियों का पानी, तालाबों का पानी मटमैला हो जाता है, उसमें मिट्टी घुल जाती है। वर्षा का पानी तेज़ी से जब बहता है तो उसमें अपने साथ मिट्टी को भी मिला लेता है और उसका रंग कैसा हो जाता है, मटमैला, मिट्टी के रंग जैसा। तो इसीलिए इसे मटमैला ही कहा जाता है। मट का अर्थ ही होता है मिट्टी, तो मिट्टी के रंग का को मटमैला कहा जाता है। तो ये भी रंग भी है एक तरह का, मटमैला एक प्रकार का रंग हो गया, मिट्टी के रंग का। रुआसी, रोने जैसी, इसको हम मिटा देते हैं, आपने इसे नोट कर लिया है। मैं आठवां जो शब्द है उसको ऊपर मिटा कर लिख देता हूँ। ये तो आपने नोट कर ही लिया है। आठवां है रुआसी। रोने जैसे,
प्राणी जिसमें प्राण हो। तो रुआसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जब बदली ने वर्षा कर ली, धरती को सींच लिया, अब वह प्रसन्न थी, फिर उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना अपना रूप फिर से देखा जाए, लेकिन तालाब का पानी मटमैला था, नदी का पानी भी मटमैला था, तो वो अपना चेहरा नहीं देख पाई, तो रुआसी हो गई, क्योंकि वो काफ़ी दुखी थी कि मैंने कितना प्रयास किया लेकिन मुझे अपना चेहरा ही नहीं दिखा। तो रुआसी मतलब रोने जैसे हो, इतना दुखी कि लगभग रोने जैसा हो जाना, उसे रुआसी कहा जाता है। तो कविता में हम कहेंगे बदली एक बार रुआसी भी हो गई थी, जब उसे लगा कि शायद अब वो अपना कभी चेहरा देख नहीं पाएगी, क्योंकि जब पहली बार वो नदी और तालाब में गई थी तो वहाँ पानी नहीं था। दूसरी बार जब उसने मेहनत की, अपना सारा काम अच्छे ढंग से कर लिया, वर्षा की, तब क्या हुआ, नदी का और तालाब का जो पानी था वो मटमैला हो गया, अब उसमें भी चेहरा साफ नहीं दिखता है। तो ये जानकर कि अब वो अपना चेहरा कैसे देखेगी, समुद्र तो बहुत दूर है, तो वह रुआसी हो गई, लगभग रोने जैसे। ये जो अनुभव था उसके कारण वो लगभग रोने जैसे हो गए, तो उसे यही शब्द कहा जाता है रुआसी। प्राणी जिसमें प्राण हो, ये तो बहुत आसान है। प्राणी का अर्थ होता है जिसमें प्राण हो। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि पशु, पक्षी, व्यक्ति, यहाँ तक कि पेड़ में भी प्राण होता है, वो तो लिखा ही नहीं। तो पशु में पशु, पक्षी, व्यक्ति में हम लोग आ जाएंगे। इसमें हम पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, आपको भी पता है, आपने पढ़ा है, पेड़ पौधों में भी प्राण होता है, तो ये जोड़ सकते हैं हम लोग इसमें। पशु, पक्षी, व्यक्ति, पेड़ पौधे, ये सब जोड़ा जा सकता है। प्राणी जिसमें प्राण जिसमें होते क्या होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो चीज़ बढ़ती है, जैसे कि पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, हम लोग भी बढ़ते हैं। तो प्राणी एकदम बहुत अच्छा शब्द है, जिसमें प्राण हो। प्राणी जिसमें प्राण हो या जिसमें जान हो, आम भाषा में हम लोग कहते हैं जिसमें जान हो। तो ये था बच्चों हमारे शब्दार्थ। अब हम चलेंगे अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। शब्दार्थ को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, कुल मिला के 9 शब्दार्थ। इस पाठ में एक भी मुहावरा नहीं आया, तो मुहावरा हम नहीं लिखेंगे, और मौखिक प्रश्नों को आज हल किया जाएगा, वो भी हम चर्चा के द्वारा है, क्योंकि मौखिक प्रश्न को हम लिखते नहीं हैं, लिखित प्रश्न हम लिखेंगे, तो मौखिक को चर्चा के द्वारा हल करते हैं। मैं इसे मिटा के शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न। शब्दार्थ हमारा हो गया, अब मौखिक प्रश्न का पहला। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क, बदली किसके साथ उड़ रही थी? बदली किसके साथ
उड़ रही थी, उड़ रही थी, हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई, हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई। तो पहले एक एक करके पहले दो प्रश्नों को हम लोग चर्चा के द्वारा करते हैं। बदली किसके साथ हवा में उड़ रही थी, तो एकदम आसान सा उत्तर है, बदली हवा के साथ उड़ रही थी। तो बहुत ही आसान था, बदली किसके साथ उड़ रही थी, बदली हवा के साथ उड़ रही थी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बदली हवा के साथ उड़ रही थी। बहुत ही आसान है, एक वाक्य में इसका संक्षेप में ऐसे ही लघु प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और हम एक वाक्य में ही इसका उत्तर दे देंगे। दूसरा हमारा ख प्रश्न है, हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई। हमें पता है ताकि बदली उसमें अपना चेहरा देख सके, तो यही लिखेंगे, हवा बदली को तालाब के ऊपर ले गई ताकि वह अपना चेहरा देख सके। तो ये था हमारा ख प्रश्न, हवा बदली को तालाब के ऊपर ले गई ताकि वह अपना चेहरा देख सके। तो इसको भी एक वाक्य में ये लिखना, ज़्यादा बढ़ा करके हम नहीं लिखेंगे। ग प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ग प्रश्न है, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए क्यों कहा। बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए क्यों कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका उत्तर आपको पता ही है कि बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए कहा ताकि वह समुद्र के जल में अपना चेहरा देख सके। तो यही कारण है, ये लिखेंगे, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए कहा ताकि वह अपना चेहरा देख सके। बदली को अपना काम कैसे याद आया। ध है, बदली को अपना काम कैसे याद आया। बदली को अपना काम कैसे याद आया। बदली को अपना काम कैसे याद आया, तो हम कहें बादलों ने याद दिलाई थी उसे। बदली को उसका काम बादलों ने याद दिलाया। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बादलों के याद दिलाने पर बदली को अपना काम याद आया। तो इस तरह से लिखना है, बादलों के याद दिलाने पर बदली को अपना काम याद आया। तो एक वाक्य में ऐसे हम उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ के मौखिक प्रश्न और इसका हमने चर्चा के द्वारा किया है। इसका संक्षेप में ही उत्तर देना है, इसकी ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश मत करिएगा। कल हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।